बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड पार्ट है बजटिंग का। लास्ट पार्ट में हमने क्या बात की थी? हमने इंट्रोडक्शन टू बजटिंग पे बात कर ली, हमने फोरकास्ट और बजट्स में डिफरेंस पे बात कर ली, हमने बजट सिस्टम में फिक्स, फ्लेक्सिबल और फ्लेक्स बजट पे बात कर ली थी। और आज जो हम बात करने लगे हैं वो क्या है? आज हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है बजट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो देखिए, बजट्स एक हमारे पास क्या है, बेंचमार्क है जिनके जिनके साथ हमें क्या करना है, एक्चुअल रिजल्ट्स को जिसके साथ हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। और यही टॉपिक जब हम आगे चल के स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ते हैं, वेरिएंस एनालिसिस, या आपने ऑलरेडी F2 में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ रखा है, आप जो है वो कैलकुलेशंस करते रहे हैं, वेरिएंस निकालते रहे हैं, तो ये क्या है, एंड डेवलप करेक्टिव मेजर्स, कि हम जब वेरिएंस एनालिसिस करेंगे, बेंचमार्क के अगेंस्ट देखेंगे, फिर हम क्या लेंगे, करेक्टिव एक्शन भी ले रहे होंगे। दे टेक मैनी फॉर्म्स एंड सर्व मैनी फंक्शंस, बट मोस्ट प्रोवाइड द बेसिस फॉर इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल पर्पस। Without a budget, an organization will be highly ineffective and inefficient. जब बजट नहीं होगा, प्लान नहीं होगा, जब प्लान नहीं होगा तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। हम अपनी परफॉर्मेंस को का एनालिसिस नहीं कर सकेंगे, हम उसका कंपैरिजन नहीं कर सकेंगे, हम वेरिएंस एनालिसिस नहीं कर सकेंगे, हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, कंट्रोल एक्टिविटीज नहीं हो सकेंगी। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपके सामने एक छोटी सी, आपके सामने एक पिक्चर नजर आ रही है, कहते हैं डिटेल सेल टारगेट, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक सेल टारगेट आने वाले पीरियड में कि हम कितनी सेल्स करेंगे, उसी के मुताबिक हम स्टाफिंग प्लान करते हैं कि हमें कितने लोग चाहिए होंगे। जब जारी बात है आपने एक सेल्स करनी है, तो सेल्स करने के लिए हो सकता है आप कोई सर्विस दे रहे हैं, आपने मार्केटिंग करनी हो, आपने प्रोडक्शन करनी हो, आपको मटेरियल चाहिए हो, मटेरियल से फिर आपने लेबर होगी जो उस मटेरियल को कन्वर्ट करेगी फिनिश गुड्स के अंदर, तो प्रोडक्शन कितनी करनी है, और कैश इन्वेस्टमेंट्स कितनी चाहिए। अब कैश इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव कैश होगा, आपके पास आपको कितना बोरो करना है, अगर करना है किससे बोरो करना है, किस रेट पे बोरो करना है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे। तो ये देखो, ये सारी चीजें आपस में क्या है, ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक है। तो ये क्या है, ये ही पार्ट है किसका, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, या परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए भी। मेजर भी कैसे करेंगे, बजट होगा तभी हम मेजर करेंगे, तभी हम परफॉर्मेंस को मैनेज भी कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए परफॉर्मेंस हायरार्की क्या है। आपने ये जो डायग्राम है ये बहुत दफ़ा देख ली होगी अभी तक अपने ACCA के जर्नी में, और अगर नहीं देखी तो आगे चल के बहुत दफ़ा देखेंगे। तो देखिए आपके पास क्या है, सबसे ऊपर क्या है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, फिर क्या है, टैक्टिकल प्लानिंग है, और लास्ट में क्या है, ऑपरेशनल प्लानिंग है। तो अगर आप देखें, ऑपरेशनल में ज़्यादा एरिया है, ऑपरेशनल का एरिया ज़्यादा है, टैक्टिकल का एरिया ऑपरेशनल से कम है, और सबसे कम एरिया आपको किसका नज़र आ रहा है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का। तो स्ट्रैटेजिक ओवरऑल देख रही होगी, लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे होते हैं, और टैक्टिकल जो है वो मीडियम टर्म होंगे, और ऑपरेशनल जो है वो क्या है, वो डे टू डे ऑपरेशंस होंगे। तो अगर हम देख भी लेते हैं, स्ट्रैटेजिक प्लान इज लॉन्ग टर्म लुक एट द होल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफाइन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, कि हमें कितनी रिसोर्सेज चाहिए होंगे, ये कौन देख रहा है, ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में देखा जा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग कस्टमर नीड्स। तो अब हमने नई प्रोडक्ट डेवलप करनी है नहीं करनी, ये ऑपरेशनल मैटर नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का पार्ट होगा। तो इसी तरह टैक्टिकल प्लानिंग क्या है, इट्स फॉर मीडियम टर्म, looks at department divisional level and specify how to use resources। हमने अपने resources को कैसे use करना है, ये क्या है, ये tactical planning है। For example, to train staff to deal with the challenges this new product present। कि उसने strategic planning ने क्या कहा, senior management ने क्या कहा कि आपने क्या करना है, न्यू प्रोडक्ट बनानी है। तो अब उस प्रोडक्ट बनाने पे, या हमने नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है उसकी तरफ जा रहे हैं, तो उसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, कैसे कैसे करेंगे, तो ये सारा क्या कर रहा होगा, टैक्टिकल प्लान होगा।
और लास्ट क्या है, ऑपरेशनल। ऑपरेशनल प्लान क्या है, वेरी शॉर्ट टर्म, वेरी डिटेल एंड मेनली कंसर्न विद कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, अ बजट इज सेट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट टू इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, सेल्स फोरकास्ट, लेबर एंड मटेरियल एक्सपेंडिचर। ये आपके पास क्या होंगे, ये आपके पास ऑपरेशनल प्लानिंग होगी। तो हमने अभी तक 3 प्लानिंग पे बात कर ली। नंबर 1 इज स्ट्रैटेजिक, नंबर 2 इज टैक्टिकल फॉर मीडियम टर्म एंड लास्ट वन इज ऑपरेशनल। ऑपरेशनल जो कि क्या होगी, शॉर्ट टर्म डे टू डे मैटर्स को आप देख रहे होंगे। और उसने कहा था ये क्या है, कंसर्न विद कंट्रोल्स। तो एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो हमने पढ़ा उससे क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग budgetary system in the performance hierarchy? Developing new products in response to the changes in technology is a budgeting activity that would fall within a operational planning and control. नहीं, अभी हमने कहा नई प्रोडक्ट बनाना, ये कब से ऑपरेशनल का प्लान हो गया, ये तो स्ट्रेटेजिक प्लान है, ये ऑपरेशनल प्लान नहीं हो सकता। दूसरा क्या कह रहा है, द बजटरी सिस्टम एट स्ट्रेटेजिक लेवल लुक एट अ बिजनेस एज अ होल एंड डिफाइन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स। यस, यही लाइन मैंने आपको अभी ऊपर दिखाई थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। 2 ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन। प्लानिंग स्टेज के ऊपर हम देख रहे होते हैं हमारी रिसोर्स रिक्वायरमेंट क्या है, क्या हम कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो ये भी किसने देखना है, ये भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का पार्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है जी, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ बजटिंग। कि देखो जब हम बजट करते हैं तो क्या लोगों का क्या रिएक्शन होता है, लोग खुश भी होते हैं, नाराज भी होते हैं, बजट के स्टाइल्स क्या होते हैं, किस तरह के बजट स्टाइल्स होंगे। तो हमारे पास मैनेजमेंट के जो स्टाइल्स हैं, कहते हैं जिसकी वजह से डिसफंक्शनल बिहेवियर भी हो सकता है, बजट स्लैक भी हो सकता है। बजट स्लैक क्या होता है कि हम जो मैनेजमेंट होती है, मतलब जो लोग इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर काम करने में, अगर हम उन्हें पार्टिसिपेट करा रहे होते हैं बजटिंग में, तो वो अपने लिए आसान बजट्स रख लेते हैं। आसान बजट क्यों रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लेट्स सपोज आपसे ये पूछा जाए कि आपका डेली एक्टिविटी देखी जाएगी कि आपने आज क्या किया, तो अब आप अपने लिए मुश्किल टारगेट नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका रोज के जो एक्चुअल रिजल्ट्स प्लान के साथ कंपेयर किए जाएंगे, तो आप प्लान ही बड़ा हल्का सा बनाएंगे। क्यों, ताकि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो फेवरेबल आए। तो ये क्या है, ये बजटरी स्लैक है। कि जब आप टीम को इन्वॉल्व करते हैं बजटिंग में, तो उसका एक बहुत बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, वो बजटरी स्लैक है, डिसफंक्शनल बिहेवियर है। तो देखिए 3 तरह के मैनेजमेंट स्टाइल्स हैं। ये होप वुड एक पास्ट में एक रिसर्चर था जिसने 3 स्टाइल्स पे बात की। एक बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल है। बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल क्या होता है कि मैनेजर्स एवेल्युएटेड ऑन एबिलिटी टू अचीव बजट इन शॉर्ट टर्म। मैनेजर्स को कैसे एवेल्युएट, देखो हमने पर्पस में जब बात की थी ना, एवेल्यूएशन भी एक पर्पस था। तो मैनेजमेंट को एवेल्युएट किया जाता है टू अचीव बजट इन द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या उन्होंने बजट अचीव किया है, नहीं किया, इसी इनकी एवेल्यूएशन इस बेस पे होती है। मैनेजर विल बी criticized for poor results, for example if spending exceeds the limit set। हमने जो उसे लिमिट दी थी, अगर उससे उसने ज्यादा खर्चा कर लिया तो ये क्या है, तो हम उससे कभी भी खुश नहीं होंगे। अब इससे क्या उसके बिहेवियर के ऊपर, मैनेजर के बिहेवियर के ऊपर क्या फर्क आएगा, वो क्या है, उसको जॉब रिलेटेड प्रेशर रहेगा। अब उसे होगा मैंने बजट से ज़्यादा पैसे लगा लिए हैं, तो अब हो सकता है मुझे यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में फर्दर काम न करने दिया जाए। मे रिजल्ट्स इन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग एट द एक्सपेंस ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स। तो आप शॉर्ट टर्म सोच रहे होंगे हर टाइम, अगर आपने कहीं पे कोई पैसे लगाने हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, क्योंकि स्टाइल क्या है मैनेजमेंट का, बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल है। तो अब आप यहाँ पे आपको क्या नुकसान हो रहा होगा कि आप शॉर्ट टर्म अप्रोच पे चल रहे होंगे, लॉन्ग टर्म पे नहीं चल रहे होंगे। कहता है कैन रिजल्ट इन पुअर वर्किंग रिलेशन विद कोलीग्स के साथ भी आपका पुअर वर्किंग रिलेशन होगा। कैन रिजल्ट इन मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, क्योंकि अब आपको, क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट है, तो अब आप क्या कर रहे होंगे, अपने डाटा को मैनिपुलेट करने की भी कोशिश मैनेजर्स कर रहे होंगे। तो ये पहला स्टाइल था। पहला स्टाइल मैनेजमेंट स्टाइल क्या था,
बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल, बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल। नंबर 2 क्या है? प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल। बजट कंस्ट्रेंट, प्रॉफिट कॉन्शियस। कहता है मैनेजर्स एवेल्युएटेड ऑन एबिलिटी टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिट इन द लॉन्ग टर्म। कहता है ठीक है, कॉस्ट को कम करें, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करें, तो ये स्टाइल क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अ मैनेजर विल बी प्रिपेयर्ड टू एक्सीड to budgetary limit in the short term if this will result in the longer term profit। अगर कहता है ये लॉन्ग टर्म को की बात कर रहा है, अगर आज आप कॉस्ट से ज़्यादा पैसे भी लगा दें बट उससे आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हो रहा है, तो कहता है फिर भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो इसमें अब आपका जॉब प्रेशर जो है वो कम होगा, मैनिपुलेशन करने के चांसेस कम होंगे, बेटर वर्किंग रिलेशन होगा विद कोलीग्स। तो यही दोनों में आप अगर आप देखें तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट्स जा रहे हैं। एक बजट कंस्ट्रेंट था और दूसरा क्या है? प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल है। और तीसरा स्टाइल क्या है? नॉन अकाउंटिंग स्टाइल। नॉन अकाउंटिंग स्टाइल क्या है? कहते हैं मैनेजर्स एवेल्युएटेड मेनली ऑन अ नॉन अकाउंटिंग परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। नॉन अकाउंटिंग क्या होते हैं? जिस तरह क्वालिटी आप मेजर कर रहे हैं तो क्वालिटी को कोई फाइनेंशियल तो नहीं है, वो नॉन फाइनेंशियल है। इसी तरह customer satisfaction is again a non-financial। तो क्या कहते हैं जी? similar to profit conscious style but there is less concern for accounting information, requires significant and strict monitoring of performance against budgets। तो ये हमारे पास क्या आ गए? 3 तरह के मैनेजमेंट स्टाइल आ गए और उसमें परफॉर्मेंस कैसे एवेल्यूएट की जाती है और क्या बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हर स्टाइल क्या लेके आता है। तो अब या तो मैनेजमेंट किस स्टाइल पे होगी, आप अगर मैनेजर हैं तो आप क्या कर रहे होंगे? या तो आपका स्टाइल बजट कंस्ट्रेंट होगा, या प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल होगा, या नॉन अकाउंटिंग स्टाइल होगा। तो तीनों के हमने बिहेवियरल एस्पेक्ट्स भी देख लिए और परफॉर्मेंस एवेल्यूशन भी देख ली। और ये हमारे पास थ्योरेटिकल एरिया है, आपको इस बात की समझ होनी चाहिए ताकि सिनेरियो में जब भी कोई बात आए तो हमें पता चल जाए कि ये क्या पॉइंट्स हैं, क्या स्टाइल इस सिनेरियो में हमें दिया गया है। देखिए, जब कहता है बजट में डिफिकल्टी लेवल किस तरह सेट किया जाता है, एक है एक्सपेक्टेशन बजट और एक होते हैं इंस्पायरेशन बजट्स। अ बजट सेट एट करंट अचीवेबल लेवल्स unlikely to motivate managers to improve but give more accurate forecast of resource planning, control and performance evaluation। तो ये क्या होते हैं? एक्सपेक्टेशन बजट जो करंट लेवल पे, करंट अचीवेबल लेवल पे बनाए जाएं। अ बजट सेट एट करंट अचीवेबल लेवल इज एक्सपेक्टेशन बजट। नंबर 2 इज एस्पायरेशन बजट्स। अ बजट सेट एट अ लेवल विच एक्सीड द लेवल ऑफ करंटली अचीव्ड। जो करंट लेवल था उससे ऊपर आपको इंस्पायर कर रहा होगा, तो अब इससे आप मोटिवेट भी हो सकते हैं, डीमोटिवेट भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज आप अभी 10,000 यूनिट्स बेच रहे थे और आपसे कहा कि आपने 11,000 बेचने, आपने कहा हाँ मैं बेच सकता हूं। अब आप मोटिवेट हुए कि हाँ मैं ज्यादा करके दिखाऊंगा। और अगर आपसे ये कह दिया गया कि 10 बेच रहे हैं, आपने 20 बेचनी है और आप कहेंगे ये तो अचीवेबल ही नहीं है। कहता है दिस में मोटिवेट मैनेजर टू इम्प्रूव इफ इट्स सीन एज अटेनेबल। अगर उन्हें ये नजर आ रहा है कि ये अटेनेबल है तब वो क्या होंगे? मोटिवेट होंगे। बट मे ऑल्सो इन एडवर्स वेरिएंस इफ इट इज टू डिफिकल्ट टू अचीव। और मैंने कहा जिस तरह आपने 10 से 20 कर दिया, डबल कर दिया, अब आपको पता चल रहा है, मैनेजर को लग रहा है कि मेरे लिए अचीवेबल नहीं है, तो अब पॉजिटिव के बजाय इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा होगा? नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा होगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बजटिंग के पॉइंट्स आने वाले हैं जो कि एग्जामिनर बहुत हमसे पूछता है, और ये वो चीज़ें हैं जो F5 से PM से रिलेटेड है। नंबर 1, टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप बजटिंग। टॉप डाउन क्या है, बॉटम अप क्या है, इंक्रीमेंटल बजट्स क्या होते हैं, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है, रोलिंग बजट्स क्या हैं, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हम पढ़ चुके हैं, ABC पढ़ चुके हैं, दिस इज ABB, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। तो टॉप डाउन अप्रोच क्या है? देखिए नाम बता रहा है टॉप डाउन, इसको हम इम्पोज बजटिंग भी कहते हैं। कि टॉप से क्या हो रहा है? टॉप से डाउन की तरफ आ रहा है
कि ऊपर से क्या मिल रहा है, जितने भी वर्क फोर्स है उसके ऊपर क्या किया जा रहा है, इम्पोज किया जा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं, इसको हम इम्पोज बजटिंग भी कहते हैं, इसको हम नॉन पार्टिसिपेटिव अप्रोच भी कहते हैं। तो टॉप डाउन और इम्पोज बजट इज अ बजट allowance which is set without permitting the ultimate budget holder to have the opportunity to participate in the budgeting process। जिसके लिए हमने बजट बनाया उसको हमने इन्वॉल्व नहीं किया इस सारे सिस्टम के अंदर। तो कहता है इससे क्या फायदा होगा, इन्वॉल्व मैनेजर इन सेटिंग ऑफ बजट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग देन इफ से सीनियर मैनेजर सिंपली इम्पोज द बजट। कहता है देखें, आपको अपना सरदर्दी करने की जरूरत नहीं है, आपको बजट्स में देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने काम को देखें। सीनियर मैनेजमेंट जो है वो सारे बजट्स बनाएगी, आपको बता दिया जाएगा, आपने जस्ट उनको फॉलो करना है, तो आपका टाइम सेव होगा। मैनेजर्स may not have the skills or motivation to participate यूजफुली इन दी बजटिंग प्रोसेस। हो सकता है कि जो मैनेजर्स हैं जिनके लिए बजट बनाए जा रहे हैं उनके पास वो स्किल्स ना हो कि वो बजट्स बना सकें। तो ये भी एक एडवांटेज है कि वो अपना काम करते रहें और ऊपर से सीनियर मैनेजमेंट उन्हें बजट्स बना के दे देगी। सीनियर मैनेजमेंट ऑल्सो आर अवेयर ऑफ द लॉन्गर टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। देखो, जो हमारे मैनेजर्स हैं, जो मिडल लाइन है या जो हमारे पास बॉटम लाइन है, वो उतने अवेयर नहीं होंगे लॉन्ग टर्म गोल्स के जितनी सीनियर मैनेजमेंट अवेयर होगी। तो उनकी कोशिश क्या होगी, उस लॉन्ग टर्म अपने अप्रोच को देखते हुए, अपने स्ट्रैटेजिक प्लान्स को देखते हुए बजट्स को प्रिपेयर करें। मैनेजर्स में बिल्ड बजटरी स्लैक और बायसनेस इन द बजट। वो इजी बजट्स बना सकते हैं ताकि वो अच्छे दिखें, ताकि उनके हमेशा जो हैं वो वेरिएंस हैं वो पॉजिटिव आएँ, फेवरेबल आएँ। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए भी हम टॉप डाउन अप्रोच कर लेते हैं ताकि बजटरी स्लैक से बचा जा सके। नेक्स्ट, इसी का उलट वो क्या है, टॉप डाउन का उलट क्या है, बॉटम अप। बॉटम अप, या इसे हम क्या कह सकते हैं, पार्टिसिपेटिव बजटिंग। कहते हैं बॉटम अप और पार्टिसिपेटिव बजट इज अ बजटिंग सिस्टम इन विच ऑल बजट होल्डर्स आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द बजटिंग। कि आप अपने बजट्स खुद बनाएं। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, पार्ट 1 के स्टार्ट में, कि जब आप किसी मैनेजर को उसकी बजट बनाने में इन्वॉल्व करते हैं तो वो मोटिवेशन उसे मिलती है। जब हम उसे ये डेलीगेशन देते हैं तो उसे मोटिवेशन मिलती है कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे बजटिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व किया, तो वो मोटिवेट होकर अच्छा काम करता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब हम उसे मोटिवेट करें तो क्या होगा, उसका मोरल जो है वो क्या होगा, हाई होगा। वो क्या करेगा, मोर लाइकली टू एक्सेप्ट द प्लान। क्यों? क्योंकि वो खुद उसमें इन्वॉल्व था। और द लोअर लेवल मैनेजर विल हैव अ मोर डिटेल नॉलेज। जो कि सबसे ज़्यादा बेहतर बेनिफिट क्या है कि हम ये क्यों करते हैं बॉटम अप। हालांकि हमने इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, बजटरी स्लैक भी हो सकता है, स्टिल हम क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो मैनेजर है उसके पास ज़्यादा डिटेल नॉलेज है, क्योंकि वो उस लेवल पे काम कर रहा है जिस लेवल पे शायद सीनियर मैनेजमेंट नहीं देख रही, या जिस लेवल पे वो, क्योंकि ये जो मैनेजर्स हैं इनका डायरेक्ट किसके साथ रिलेशन है, कस्टमर्स के साथ, मार्केट के साथ। तो इनकी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी एज कंपेयर टू सीनियर मैनेजमेंट। एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ नॉन पार्टिसिपेटिव बजट एज कंपेयर टू पार्टिसिपेटिंग बजट्स। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग का क्या एडवांटेज है, इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। बाकी इट इंक्रीज मोटिवेशन। मोटिवेशन कब होगी, वो पार्टिसिपेटिव में मोटिवेशन इंक्रीज होगी, नॉन पार्टिसिपेटिव में नहीं होगी। इट इंक्रीज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कब करेंगे, जब क्या होगा, जब पार्टिसिपेटिव बजट होंगे। नॉन पार्टिसिपेटिव पे हम हो सकता है एक्सेप्टेंस ना हो। और द बजट प्रोड्यूस आर मोर अटेनेबल। तो ये भी क्या है, किसका पॉइंट होगा, ये पार्टिसिपेटिव का होगा। और इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग लेस क्यों है, क्योंकि एक ही जगह बजटिंग हो रही है। वो कौन है, वो सीनियर मैनेजमेंट है, वो नॉन पार्टिसिपेटिव बजट्स होंगे। नेक्स्ट वन इज इंक्रीमेंटल बजटिंग। इंक्रीमेंटल बजटिंग क्या है,
हमने लास्ट, देखो इंक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट का लफ्ज़ जो अगर आप में से कोई जॉब कर रहे हो या जो कोई फर्म में हो, वो कहते हैं मेरा इंक्रीमेंट लग गया, मेरा इंक्रीमेंट लग गया। या चले हम ये कह लेते हैं आपने कोई रेंट पे कोई चीज़ ली हुई, आप कहते हैं जी इतना इंक्रीमेंटल रेंटल इतना आ रहा है, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, एक्स्ट्रा 10% एक्स्ट्रा इस मंथ से देना पड़ेगा, इस साल का इंक्रीमेंट लग गया है। तो इंक्रीमेंट क्या है? एक्स्ट्रा। कि हमारे पास एक बेस लाइन होती है, हम कहते हैं उसी पे 10% ऐड कर दें, तो ये क्या है? इंक्रीमेंटल बजटिंग है। हमने कहा पिछली दफा 30,000 लगाया था, इस दफा 10% मजीद ऐड कर दें तो इस दफा का बजट 33,000, तो ये क्या हो गया? इंक्रीमेंटल बजटिंग। अब इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। फायदा नुकसान क्या है कि देखिए, हो सकता है लास्ट टाइम 30 भी नहीं लगना चाहिए था, आपने गलत बजटिंग की और आपने 30 बना दिया, तो अब इस दफा आपने वही बेस ली और उस पर 10% ऐड कर दिया, हालांकि यहाँ पे 0 होना चाहिए था, अब आपने 33 का बजट रख दिया। हो सकता है वो जो एक्सपेंस था वो लास्ट ईयर से रिलेटेड था, इस साल से रिलेटेड नहीं था, स्टिल आपने उसे क्या कर दिया? अपने बजटिंग का पार्ट बना दिया। तो इसलिए ये काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं इंक्रीमेंटल के। हाँ, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये बड़ा इजीली बनाया जा सकता है। पिछली वैल्यूज लेके उसी को आपने क्या कर देना है? इंक्रीमेंट उसमें ऐड कर देना है। तो अब देखो क्या कहता है, एन इंक्रीमेंटल बजट स्टार्ट्स विद द प्रीवियस पीरियड बजट और एक्चुअल रिजल्ट्स एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट एन इंक्रीमेंटल अमाउंट टू कवर inflation and other known changes. Advantage: simple and less time consuming. Information does not need to be searched for, it's readily available. आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, आपको सर्च नहीं करनी पड़ती। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अलाउ स्लैक टू इंटर इनटू द नेक्स्ट ईयर बजट, स्लैक इसमें ऐड हो सकता है बजट के अंदर। अमाउंट ऑफ ग्रोथ इज डिफिकल्ट टू डिटरमिन, नॉट सुटेबल इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। डायनामिक एनवायरनमेंट क्या है? वो ऑर्गेनाइजेशन जिनमें चेंजेस आ रही हैं बड़ी जल्दी जल्दी, वहाँ पे अगर आप इंक्रीमेंटल बजट करेंगे तो वो बेहतर नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इंक्रीमेंटल बजट से रिलेटेड ही होना चाहिए। यस, कहते हैं इंक्रीमेंटल बजट्स कैन समटाइम्स बी एन एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी फॉर सेटिंग बजट्स। Which three of the following statements are true? Incremental budgets could be appropriate when the business is growing rapidly. No. Applied to a total sales in an international seasonal business. तो seasonal business में हम incremental हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। Applied to a stationary cost. Yes. Applied to production cost. No. The business is stable. Yes. तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके लिए पॉइंट्स मिल गए। क्या है ये? इंक्रीमेंटल बजट कब होता है? जब बिजनेस स्टेबल हो, डायनामिक हो, चेंज हो रहा हो। जो फास्ट मूविंग इंडस्ट्रीज हैं वहां पे हम इंक्रीमेंटल बजटिंग नहीं करेंगे। फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट वेयर द एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर इज लिमिटेड, तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे भी हम उसी बजट के अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंटल बजट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एन इंक्रीमेंटल बजट सिस्टम? अ सिस्टम दैट बजट्स ओनली फॉर द एक्स्ट्रा कॉस्ट एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर प्लान, अ सिस्टम दैट बजट फॉर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ओनली, अ सिस्टम दैट प्रिपेयर्स बजट ओनली आफ्टर द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल हैज जस्टिफाइड द कंटिन्यूइंग ऑफ द रेलेवेंट एक्टिविटी, अ सिस्टम दैट प्रिपेयर बजट्स by adjusting the previous year's values by expected change in volume of activity, price inflation effects. तो यस, हमने क्या कहा था इंक्रीमेंटल बजट्स में? क्या कहा था कि लास्ट ईयर का बजट लेंगे और उसमें हम नॉन चेंजेस को ऐड या लेस करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? इंक्रीमेंटल बजट बन जाएगा। तो हमारे पास एक सवाल है और इस सवाल में हमने क्या बनाना है? हमने एक इंक्रीमेंटल बजट बनाना है। तो चलते हैं इंक्रीमेंटल बजट को देखते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। कहता है AW इनकॉर्पोरेट प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट A एंड C। हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं? 2 प्रोडक्ट्स हैं। इन द लास्ट ईयर 640 यूनिट्स ऑफ A एंड 350 यूनिट्स ऑफ C, incurring cost of $672,000. Analysis of the cost has shown that 75% of total costs are variable.
कहता है इसमें से 75% टोटल कॉस्ट का क्या है, वेरिएबल है। 60% of these variable vary in line with the number of A produced and the remainder with the C। इसका मतलब क्या है, 60% अगर किससे रिलेटेड है, A से, तो बाकी 40% किससे रिलेटेड होंगी, C से। कहते हैं द बजट फॉर द ईयर 20x5 इज नाउ बीइंग प्रिपेयर्ड यूजिंग एन इंक्रीमेंटल बजटिंग अप्रोच। कहता है इस साल का जो 20x5 का बजट बनाया जा रहा है वो इंक्रीमेंटल बेस पे बनाया जा रहा है। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ऑल कॉस्ट विल बी 4% हायर देन इन 20x4, एफिशिएंसी लेवल विल रिमेन अनचेंज, और एक्सपेक्टेड हमारे पास जो आउटपुट्स हैं वो हमारे पास आ गई। तो देखो हमने अभी बात की थी कि इंक्रीमेंटल बजट में क्या होता है, लास्ट ईयर के हमारे पास बजट्स मौजूद होते हैं और उसमें हम कुछ ना कुछ ऐड या लेस कर देते हैं। तो उसने क्या क्या कहा, क्या ऐड करना है, 4% कॉस्ट ज्यादा हुई है। तो सबसे पहले देखिए टोटल कॉस्ट कितनी है। तो लास्ट ईयर की टोटल कॉस्ट कितनी है, 672,000। तो अब उसने क्या कहा था, हमारे पास 2004 था और 2005 के लिए हमने बजट बनाना है। 2004 में जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं कितनी हैं, दो, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट सी, टोटल कॉस्ट कितनी थी, 672,000। उसने कहा था 75% variable into 60% relates to A, 302,400 relates to A। तो बाकी रिमेनिंग किसकी होगी, बाकी किसकी होगी, हमारे पास C की। तो उसने कहा 672,000, इसका 75% वेरिएबल कॉस्ट और उस वेरिएबल कॉस्ट का 40% C की कॉस्ट आ गई, 201,600। तो ये हमारा 20x4 का कुछ डाटा हमें पता चल गया। जो उसने डाटा दिया था मैंने उसी को यूज किया। 672,000 का 75% इज वेरिएबल और उस वेरिएबल का 60% रिलेट टू ए एंड 40% रिलेट टू बी। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ए एंड सी हमें पता चल चुकी है। पर यूनिट भी फाइंड किया जा सकता है, यस, पर यूनिट भी फाइंड किया जा सकता है। कैसे फाइंड करेंगे, आप देखो लास्ट पीरियड में ए की कितनी यूनिट थी, 640, और बी की सी की कितनी यूनिट थी, 350। तो अब हम इन कॉस्ट को किस पे डिवाइड कर देंगे, 302,400 डिवाइडेड बाय 640 और 201,600 डिवाइडेड बाय 350। तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई 472.40 एंड 576। तो हमारे पास क्या आ चुकी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ चुकी। अब हम किस ईयर का प्लान कर रहे हैं, वी आर प्लानिंग फॉर 20x5 इंक्रीमेंटल बजट। उसने कहा था जो प्रोडक्ट ए है इसकी जो कॉस्ट है वो कैसे निकालेंगी, वेरिएबल कॉस्ट हमने निकालनी है। हालांकि फिक्स तो फिक्स रहेगी, अगर फिक्स में भी कोई चेंज कहता है तो हम कर लेते। ऑल कॉस्ट, हाँ, फिक्स कॉस्ट भी हम यहाँ पे देखो ये दोनों हमारे पास मिला के वेरिएबल कॉस्ट आ गई है। तो टोटल कॉस्ट में से जब वेरिएबल माइनस करेंगे तो फिक्स आ जाएगी। फिक्स भी अगर हमसे पूछता तो हम उसको भी 4% इंक्रीज कर देते। तो प्रोडक्ट ए की कॉस्ट कैसे निकालूंगा, वेरिएबल कॉस्ट 472.50 मल्टीप्लाई बाय 1.04, और अगर मैंने 750 यूनिट्स की निकालनी है मल्टीप्लाई बाय 750, क्योंकि मैंने कितने यूनिट्स बेचने हैं, 750, तो इट्स 368,550। कितनी सिंपल सी बात है। 1.04 का मतलब क्या है, 104%। तो इधर दो तरह के बच्चे होंगे, एक वो जो 4% लेंगे फिर उस टोटल वैल्यू में ऐड करेंगे, या दूसरा आसान तरीका क्या है कि हम मल्टीप्लाई कर दें 1.04 से। इसी तरह हमारे पास दूसरी प्रोडक्ट कौन सी है, वी हैव अनदर प्रोडक्ट ऑफ सी, वेरिएबल कॉस्ट थी 576
multiply by 1.04 multiply by 340 units is equal to, this is our answer, 203674. So these two are variable cost of A and C for the upcoming period 20x5 by using incremental budgeting. इंक्रीमेंटल बजट को हमने यूज किया तो लास्ट ईयर बजट में हमने उसको वेरिएबल और फिक्स में पहले स्प्लिट कर दिया और फिर हमने उस वेरिएबल कॉस्ट को 4% से इंक्रीज करके जो आने वाले पीरियड में हमने क्या करने थे, यूनिट सेल करने थे, उससे मल्टीप्लाई कर दिया. नेक्स्ट हमारे पास जो अप्रोच है वो है जीरो बेस्ड बजटिंग. जीरो बेस्ड बजटिंग देखें, इंक्रीमेंटल क्या कहता था, बेस ईयर लो और उसमें ऐड कर दो. जीरो बेस कहता है नहीं, ऐसा ना करो. आप जब भी कभी भी बजट बनाओ कहते हैं जीरो से स्टार्ट करो. हो सकता है कि पिछले साल कोई आपने एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड कर दी हो और उसी में आप इंक्रीमेंट लगाते जाएंगे, वो आगे से आगे जाती रहेगी. तो आपको क्या चाहिए कि आप कहां से स्टार्ट लें, जीरो से स्टार्ट लें. कहते हैं एन अप्रोच इन विच बजट फॉर एवरी ईयर इज मेड फ्रॉम स्टार्ट और जीरो. जिस तरह मैंने कहा कि आप स्टार्ट या जीरो से जब स्टार्ट लेंगे वो हमारे पास क्या होगी, जीरो बेस्ड बजटिंग होगी. इट इज सुटेबल फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज इन एरिया वेयर स्पेंड इज डिस्क्रिशनरी, मतलब नॉन एसेंशियल. फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडवर्टाइजमेंट एंड ट्रेनिंग, public sector organizations such as local authorities. Three-step approach of zero-based budgeting कहता है define decision unit, evaluate decision package, allocate resources. ये तीन बातें क्या हैं ये समझ लेते हैं. कहता है सबसे पहले define decision unit. Departmental manager is required to submit details of all his expenditure to seniors. जितने भी उसके एक्सपेंडिचर हैं तो वो डिटेल सारी किसको देगा, सीनियर को देगा. सीनियर क्या करेगा, एवेल्युएट करेगा एक्सपेंडिचर ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. कहेगा ये जो मैं कॉस्ट लगा रहा हूँ उसके बेनिफिट कितने, अगर बेनिफिट ज्यादा है तो ठीक है, नहीं तो उस कॉस्ट को छोड़ देगा. और फिर उसके बाद लास्ट में फंड्स आर प्रोवाइडेड ऑन अप्रूवल. अगर अप्रूवल हो जाएगा तो तब उसे फंड्स एलोकेट किए जाएंगे. तो आपको प्रोसेस समझ आ रहा है. प्रोसेस क्या है कि ये ऐसा नहीं है कि एक दफा बजट में एक चीज आ गई और वो अब हमेशा उसके अंदर इंक्रीमेंट लगता रहेगा. कहता नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. आपने हमेशा ऐसे इस बजट को बनाना है कि जैसे पहली दफा बना रहे हैं, हमेशा इसे कहां से शुरू करना है, आपने हमेशा इसे जीरो से स्टार्ट लेना है. तो पहला स्टेप क्या है, डिफाइन डिसीजन यूनिट. नंबर 2 क्या है, एवेल्युएट डिसीजन पैकेज. एंड नंबर 3 क्या है, एलोकेट रिसोर्सेज. ऑन अप्रूवल आप उसे क्या कर देंगे, एलोकेट कर देंगे रिसोर्सेज. अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं. कहता है जी इनएफिशिएंट और एब्सोल्यूट ऑपरेशन कैन बी आइडेंटिफाइड एंड डिसकंटिन्यूड. क्योंकि जब हम जीरो से काम कर रहे होंगे तो कुछ इनएफिशिएंसीज होंगी अगर, तो उसे हम क्या करेंगे, या जो ऑब्सोलीट ऑपरेशंस होंगे उनको हम डिसकंटिन्यू कर देंगे. इट रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रही है तो उस चेंजेस का रिस्पॉन्स भी किसमें इनकॉर्पोरेट हो रहा होगा, बजटिंग में इनकॉर्पोरेट हो रहा होगा. नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी इनहांस. क्योंकि हर साल हम कहाँ से काम करेंगे, जीरो से काम करेंगे, तो हमारा नॉलेज भी इनहांस होगा, हम ज़्यादा बेहतर तौर पे एनालिसिस भी कर सकेंगे. रिसोर्सेज शुड बी एलोकेटेड efficiently and economically, will not allow slack to enter into the next year budget. अगर एक साल गलती से स्लैक ऐड हो गया था, आसान बजट बन गया था, तो अब अगली दफा दोबारा से जीरो से आपने उस सारों पे क्या करना है, जीरो से लेके चलना है. जीरो से आपने बताना है कि ये क्यों जरूरी है और इसका क्या बेनिफिट होगा, और फिर कहीं जाके वो अप्रूवल में जाएगा. तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इट एम्फसाइज शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स to be determined of long-term goals. The management skill required may not be present. It is time consuming. Ranking can be difficult कि कौन सी काम करना है कौन सा नहीं करना. तो ये एक लेंथी डिटेल कॉस्ट भी इसमें ज़्यादा लग रही है, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्ट इस पर बहुत लग रही है. तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं.
तो अब आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है जो किससे डील करता है, जीरो बेस बजटिंग से। कहता है डेफिनेशन ऑफ जीरो बेस बजटिंग इज सेट आउट बिलो विद टू ब्लैंक सेक्शंस। आपके पास कितने सेक्शंस आ रहे हैं? देयर आर टू ब्लैंक सेक्शंस। जीरो बेस बजटिंग, अ मेथड ऑफ बजटिंग व्हिच रिक्वायर्स ईच कॉस्ट एलिमेंट as though the activity to which the budget relates। फिर आपके पास ब्लैंक आ रही है, कहता है which combination of two phrases correctly completes the definition। तो हमने कहा था कि हमने हमेशा हर दफा ऐसे ये बजट बनाना है कि जैसे ये काम पहली दफा हो रहा है और हर दफा आपने कॉस्ट को जस्टिफाई करना होगा। तो टू बी स्पेसिफिकली जस्टिफाइड फर्स्ट लाइन में, वर बीन अंडरटेकन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ईच कॉस्ट एलिमेंट टू बी स्पेसिफिकली जस्टिफाइड, एंड लास्ट का कह रहा था टू विच द बजट रिलेट्स वर बीन अंडरटेकन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जिस तरह आप ये पहली दफा कर रहे हैं। फिर क्या कहते हैं जी, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीरो बेस्ड बजटिंग आर करेक्ट। इट इज बेस्ट अप्लाइड टू सपोर्ट एक्सपेंसेस रादर देन टू डायरेक्ट कॉस्ट। It can link strategic goals to specific functional areas. It carries forward inefficiencies from previous budgets period। ये मैंने पहले ही बता दिया था, ऐसा नहीं होता। It is consistent with the top down budgeting approach। तो ऐसा भी नहीं है, टॉप डाउन भी नहीं है, हम जीरो से लेके हर चीज को चल रहे होंगे। तो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? आज की क्लास में हमने अप्रोचेस देखी, और अप्रोचेस में क्या कुछ देख चुके हैं हम। जीरो बेस्ड की बात कर चुके हैं, इंक्रीमेंटल बजट की बात कर चुके हैं, टॉप डाउन की बात कर चुके हैं, बॉटम अप की बात कर चुके हैं, और डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल्स की बात कर चुके हैं, जो 3 स्टाइल्स हैं हमारे पास। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा बजटिंग का पार्ट 3 होगा, उसके अंदर दोबारा मिलते हैं। जो हमारा इसका रिमेनिंग एरिया है, जो कि मैंने आपसे कहा था कि अभी रिसेंटली एग्जामिनर ने भी पूछा था, वो हम देखेंगे कि जिस तरह बजटिंग के अंदर अनसर्टेनिटी क्यों आती है, और अगर उसको क्या हमारे पास टूल्स हैं जिससे हम उस अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। और जो रिमेनिंग अप्रोचेस हैं जिसमें रोलिंग बजट्स रह गए हैं और जो एक्टिविटी बेस्ड बजट्स हैं वो रह गए हैं, वो इंशाल्लाह हम अपने जो बजटिंग की 3rd वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी बजटिंग पार्ट 3 में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।